नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश के लेकर चेतावनी जारी की है। दिल्ली एनसीआर में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं और बारिश का इंतजार कर रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार यूपी के कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच समेत आसपास के जिलों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। पटना में शहरी यातायात को सुगम बनाने के लिए ऑटो ई रिक्शा परमिट के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। वाहन मालिक जोन के अनुसार रूट परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह कदम शहर में जाम को कम करने और प्रदूषण नियंत्रण में भी सहायक होगा। पटना को येलो, ग्रीन, ब्लू और व्हाइट जोन में बांटा गया है। आयुक्त डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि व्यवस्थित परिवहन सेवा से प्रदूषण नियंत्रण को भी बल मिलेगा। परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित, व्यवस्थित एवं जाम मुक्त करने हेतु कैरियिंग कैपेसिटी के आधार पर ऑटो ई रिक्शा वाहनों की संख्या, जोन एवं रूट का निर्धारण किया गया था। पटना के सरकारी स्कूल में पहली से 8वीं कक्षा तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही है। 13 सितंबर को होने वाली 7वीं और 8वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान और 7वीं कक्षा की गणित की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा के कारण अब यह परीक्षा 18 सितंबर को होगी। लालू राबड़ी युग की समाप्ति के बाद नीतीश कुमार ने 2005 से बिहार की सत्ता संभाली। अपने 5 साल के कार्यों से जनता की उम्मीदों पर खड़े उतरे। उसका परिणाम हुआ था कि 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को अभूतपूर्व सफलता मिली। एनडीए ने राज्य की 85% यानी 243 में से 206 सीटें पर जीत हासिल की। जनता ने उसके पक्ष में एक तरफा निर्णय सुना दिया। इससे पहले ऐसी जीत किसी गठबंधन को नहीं मिली थी। दरअसल एनडीए की शानदार जीत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन और न्याय के साथ विकास की अवधारणा का बड़ा योगदान रहा। आम लोगों ने इसे खूब पसंद किया। इसके अलावा आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण से लोगों का विश्वास बढ़ा। लोग देर रात सड़कों पर परिवार के साथ निकलने लगे। बड़े बड़े अपराधी पकड़े जाने लगे। ऐसे में बाहर भी राज्य की छवि बदलने लगी। व्यापक पैमाने पर नौकरी देने की प्रक्रिया का प्रारंभ होना और इसके लिए विभिन्न आयोगों की परीक्षाओं को क्रमबद्ध तरीके से आयोजित करने से युवाओं की उम्मीद जगी। बिहार लोक सेवा आयोग और राज्य कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाएं नियमित होने लगी थी। इस बीच नीतीश कुमार ने बालिकाओं के लिए साइकिल योजना की शुरुआत की। इसने बिहार में अघोषित क्रांति कर दी। भारतीय वायुसेना ने सरकार को 114 राफेल फाइटर जेट्स खरीदने का प्रस्ताव भेजा है, जिससे ये सभी विमान मेक इन इंडिया योजना के तहत भारत में बनाए जाएंगे। इस सौदे की अनुमानित लागत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है और अगर इसे मंजूरी मिलती है तो यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा होगा। इस डील के तहत फ्रांस की इसॉल्ट एविएशन किसी भारतीय कंपनी के साथ मिलकर देश में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। अभी भारतीय वायुसेना के पास 36 राफेल है, जो फ्रांसीसी मिसाइलों जैसे मेटियोर, मीका और स्कैल्प से लैस है, जबकि नए राफेल में भारतीय हथियार प्रणाली भी जोड़ी जा सकती है। यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा खरीद परिषद और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी तक जाएगा। इस सौदे से वायुसेना की कमजोर होती स्क्वाड्रन संख्या को बल मिलेगा और 5 से 6 नए स्क्वाड्रन तैयार किए जा सकते हैं। यह योजना MRFA प्रोजेक्ट को भी प्रभावित कर सकती है, जिससे 114 विमान बनाने की योजना थी, लेकिन उसमें वैश्विक कंपनियों को खुला टेंडर देने की बात थी। जबकि नए प्रस्ताव में भारत फ्रांस के बीच सीधे सरकार से सरकार समझौते की राह अपनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम की राजधानी आइजोल को रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली बैराबी से सारंग तक बनी रेल लाइन पर ट्रेन परिचालन का शुभारंभ की। साथ ही उन्होंने सारंग से दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस, सारंग से कोलकाता और सारंग से गुवाहाटी जाने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी मौसम के खराब के कारण समारोह स्थल तक नहीं पहुंच पाए। उन्होंने एयरपोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। आइजोल से दिल्ली जाने वाली इस राजधानी एक्सप्रेस के शुरू होने के बाद यह पूर्वोत्तर राज्यों की चौथी राजधानी ट्रेन हो गई है, जो देश की राजधानी से रेल मार्ग से जुड़ गई है।
5 दिनों तक चले उथल पुथल और जेएनजी समूहों के तीखे विरोध के बाद नेपाल में संवैधानिक गतिरोध खत्म हो गया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शीतल निवास में देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। कार्की न केवल नेपाल की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश रही है, बल्कि अब वह पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में भी इतिहास रच चुकी है। शपथ ग्रहण के साथ ही नेपाली संसद को भंग करने का निर्णय भी लागू कर दिया गया, जो जेएनजी आंदोलनकारियों की सबसे बड़ी मांग थी। संवैधानिक विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि अस्थायी व्यवस्था के तहत गैर दलीय नेतृत्व से ही स्थिरता बहाल हो सकती है। इसी सहमति के बाद कार्की का नाम आगे बढ़ाया गया। माना जा रहा है कि उनकी 3 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का गठन शीघ्र होगा, जो निकट भविष्य में चुनावों की रूपरेखा तय करेगी। अब प्रशासन ने अंतरिम सरकार के कामकाज के लिए नया कार्यालय स्थल चिन्हित कर लिया है, क्योंकि संसद भवन जलाए जाने के बाद उपयुक्त स्थान नहीं बचा था। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह कदम नेपाल को लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ओर वापस ले जाएगा और जनता के मन में स्थिरता का भरोसा जगाएगा। नरेंद्र मोदी मणिपुर पहुंच चुके हैं। मणिपुर में 2 साल पहले हिंसा भड़कने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा है। मणिपुर के विकास के लिए हजारों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किए हैं। ये प्रोजेक्ट आप सभी लोगों को ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे और मणिपुर के युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके भी बनाएंगे। प्रधानमंत्री इम्फाल में लोगों को संबोधित कर रहे थे। मोदी ने कहा कि मणिपुर माँ भारती के मुकुट पर सजा रत्न है, इसलिए हमें मणिपुर के विकासवादी छवि को निरंतर मजबूत करना है। पीएम मोदी ने कहा कि मणिपुर एक सीमावर्ती राज्य है और यहाँ कनेक्टिविटी हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। अच्छी सड़कों की कमी का सामना आपको जिन कठिनाइयों से करना पड़ता है, मैं उन्हें अच्छी तरह समझता हूँ। इसलिए 2014 से मैंने मणिपुर को कनेक्टिविटी के लिए लगातार बेहतर बनाने पर जोर दिया है और इसके लिए भारत सरकार ने 2 स्तरों पर काम किया है। पहला, हमने मणिपुर में सड़क और रेलवे पर बजट बढ़ाया। दूसरा, हमने गांवों को सड़कों से जोड़ने का प्रयास किए हैं। पिछले कुछ वर्षों में मणिपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3700 करोड़ रुपए खर्च किए गए। नए राजमार्गों के निर्माण पर 8700 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी के मणिपुर दौरे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अपने लिए एक भव्य स्वागत समारोह आयोजित कर रहे हैं। यह उन लोगों के जख्मों पर एक क्रूर प्रहार है जो अभी भी बुनियादी संवैधानिक जिम्मेदारियों से आपके त्याग के कारण पीड़ित हैं।